हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगी। और एक फिर से इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगे वो तो जान ही रहे इंपॉर्टेंट है। और जिसमें आप लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलो सब्जेक्टिव को देखो। हम लोग जो सब्जेक्टिव कराते हैं या हमारे चैनल में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं औरों से बहुत डिफरेंट है। सब लोग अलग से 2 नंबर, अलग से 5 नंबर, है ना। हर एक से ये PYQ वगैरह करा देंगे। आपको लगेगा कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा तो वो PYQ रहा है, आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट वाइज करा रहा है, खोज खोज करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं जो करा रहा हूँ इसमें आपको 3-4 चीज़ें एक साथ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग हिस्से में टाइम देना उतना मुनासिब नहीं समझते हैं। जब तुम एक ही चीज़ को एक ही बार से सारी चीज़ कर सकते तो वापस क्यों करना 2-3 बार करके। हम इस हिसाब से चीज़ों को रेडी किए। अगर आपने अभी तक कोई सिलेबस नहीं पढ़ा है, बिल्कुल न्यू है, तो तुम ये वीडियोस देख लोगे तो तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस का माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ ये चीज़ है सिलेबस में। तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। और किसके इस हिसाब से? सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग से। ये 2 नंबर में आएगा, ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है। और अगर 5 नंबर में नहीं आया या फिर 2 नंबर में आया तो किस हिसाब से पूछेगा, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है वीडियोस में बता देते हैं, ठीक है। ओके, जिनको भी सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है फटाफट से आप जाके जाना, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ। जिसको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है सिर्फ डिकोड सीरीज, जो लोग बिल्कुल से नए समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, तुम्हें 2 चीज़ करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए डिकोड सीरीज को फॉलो कीजिए, सब्जेक्टिव के लिए जो चैप्टर वाइज चीज़ आ रहा है। साइंस की बात करें, साइंस में जो 1 शॉट चल रहा है वो सब्जेक्टिव के तौर पर चल रहा है। बस क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं वो अलग बात है, बट बता तो रहे कि ये क्वेश्चन है। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सिलेबस जिनको करना है वो कर सकता है। अदरवाइज अगर तुम इतना चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव करा रहे हो उससे तुम्हारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, उतना कर लो, इनफ रहेगा सब्जेक्टिव। और जो तुम्हारा ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव डिकोड सीरीज तो बाहर ही नहीं जाएगा, कोई बात ही नहीं बनता इसका। ओके, और जिनको ऑलरेडी सारी चीज़ें चाहिए, विद प्रैक्टिस चीज़ें चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो फटाफट से आप पॉकेट बैच में जुड़ सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं, उनका रिजल्ट भी ऑलरेडी जाता ही होगा उनके पास। ओके, अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे टिल दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप लोग के साथ है, तो इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। जिसको सिर्फ सोशल साइंस में प्रॉब्लम है कि भाई साहब सोशल साइंस में दिक्कत हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, सारी चीज़ें जो अभी करा रहे हैं वो ऑल्सो मटेरियल आपको बोनस बैच में मिल जाएगा। और जिनके पास पॉकेट बैच है उनको तो कोई जरूरी नहीं है, A to Z उनको चीज़ें वहाँ पे मिलते रह जाएगा एग्जामिनेशन तक, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ ये 2 वीडियोस देख लेते हैं, ये 2 वीडियोस, तो समझिए आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप फास्ट करके देखिएगा, 1 से 1.5 घंटा में पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर चीज़ें नहीं आएगा, ना तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो सब्जेक्टिव। उस हिसाब से बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव भी अगर नहीं पढ़े हो, तुम सिलेबस भी नहीं पढ़ो, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर आपका पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल पार्ट 1 था, ये पॉलिटिकल पार्ट 2 है। ये दोनों वीडियो देखोगे तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीटेड है। समझो 1.5 घंटा में तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 घंटा से इस वीडियोस में शायद मैंने हिस्ट्री बताया था, ठीक है, हिस्ट्री की चीज़ें बताए थे। ओके, तो कोई नहीं, हिस्ट्री भी आएगा, लेकिन बहुत डिमांड था कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी स्टार्ट कराएंगे, लेकिन एक चीज़ तुम्हें पहले बता रहे हैं, ज्योग्राफी में एग्जामिनर का माइंडसेट किस हिसाब से रहते हैं। वो लोकल लोकल से चीज़ें पूछेंगे जो तुम्हारे आसपास चीज़ें हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें चल रहा है ना, तो आपसे पूछेगा कि डिफॉरेस्टेशन का रीज़न क्या है, आप सॉइल को किस तरीके से बचा सकते हो, वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से बचा सकते हो। आपसे बस चीज़ें पूछेगा कि कैसे क्या करना है। और तुम्हें ये नहीं कि एकदम तोप वाला इंग्लिश आना चाहिए तभी तुमको होगा, आसान आसान शब्दों में लिख दोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दोगे, इनफ रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे SCERT के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। आज देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं, बट होप हम लोग सारी चीज़ों को ओवरऑल कवर कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम कहीं लिख के रख लो, कपार में ही लिख के रख लो तो ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि शकल तो देखती ही हो ना, है ना। चलो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? साधन पढ़े थे, यानी कोई भी चीज़ जो तुम्हारे यूज़ में आए, ठीक है, कोई भी चीज़ यूज़ में आए। यूज़ में कब आता है? जब उसके बारे में तुम्हें मालूम हो ना, तो तुम्हें जानना भी ज़रूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या फ़ायदा है ना। वरना तुम ऐसी कुछ भी घूमते रहे, किसी को ये तो बेकार चीज़ है, जब तक उसको तुमको पता नहीं होगा, उसमें तुमने नॉलेज नहीं लगा होगा, तब तक कोई चीज़ रिसोर्सेस में काम में नहीं आ सकता है। तो जब रिसोर्सेस मतलब सिर्फ याद रखो क्या होता है? साधन, यानी जो तुम बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हो। ऑल द थिंग दैट कम यूज आर रिसोर्सेस। पहला पॉइंट तो अब जैसा काम करेगा कि जितने भी थिंक है जो तुम्हारे यूज़ में आ जाए उसको बोलेंगे रिसोर्स,
ठीक है। ओके, जैसे मोबाइल हो गया, एकदम अपने सामने जो भी देख रहे हो तुम्हारे यूज का सामान है, ठीक है। ओके, तुम बोलेगे बुक थोड़ी ना यूज़ का है ना। ओके, रिसोर्सेज दो टाइप का हो सकता है, या तो फिजिकल हो सकता है या तो बायोलॉजिकल हो सकता है। अगर वन हैंड फिजिकल मटेरियल, जैसे तुम्हारा लैंड हो गया, सॉइल हो गया, मटेरियल, ये फिजिकल चीज़ें हैं, है ना, जो बेसिकली हम लोग का नीड्स को यानी ज़रूरतें को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, वो जो गाना है ना, तो वो उसका रिसोर्स, उसका नीड्स अलग है, ठीक है। बट आपका नीड क्या होगा, मार्क्स का जरूरी है, तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बायोलॉजिकल की बात करें, जैसे वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, एक्वाटिक लाइफ हो गया, इसके बिना ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए दोनों चीज़ सही है, यानी सीधा सीधा याद रखो, रिसोर्सेज मतलब ऐसा सामान या ऐसा चीज़, दुनिया में सब चीज़, ठीक है, जिसका एनीथिंग वो याद है ना, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, तो उसी तरीके से याद रखना, ऑल द थिंग दैट कम यूज आर कॉल्ड रिसोर्सेस, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ यूज हो गया तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गया। दो टाइप का होता है, फिजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल में कुछ एग्जांपल लिख देना, बायोलॉजिकल का कुछ एग्जांपल लिख देना, दैट्स खत्म करो बात, ओके। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। ये अभी रिसेंट में जो मेरा सेमेस्टर किया थर्ड, उसमें भी ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे बहुत हेल्प करेगा, खास करके मेरे लिए तो करता ही है ना। तो देखो, अगर रिसोर्सेस की बात करेंगे तो और थोड़ा क्लासीफाई करेंगे दो हिस्से में। ओरिजिन के बेसिस पे दो हिस्से होते हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में याद रखना कि अगर तुमसे पूछे ओरिजिन के हिसाब से आपके रिसोर्सेज के कितने हिस्से हैं, तो दो टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहो माइंडसेट बना करके। तो एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। ओरिजिन किस तरीके से फॉर्म हुआ, या तो पहली बात सीधे बायोस्फीयर से, ठीक है, जिसके पे जान प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे बायोटिक। एबायोटिक जिसमें जान नहीं होता, मतलब नॉन लिविंग थिंग, मतलब दो हिस्से में बांटते हैं ओरिजिन के हिसाब से। अगर कोई चीज़ जानदार है तो ठीक है, वो बायोटिक में आ जाएगा, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग है, बस यही तो डेफिनेशन लिखना है। तो सिंपल सा याद लिख देना, क्या होता है, these resources obtained from biosphere, या फिर all the indicate that life person, या फिर सिंपल से देखना, और those resources which have life person such as human being, vegetation वगैरह हो गया, ठीक है। और ये हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना किसका हो गया, बायोटिक रिसोर्सेज का हो गया। एबायोटिक जो इसमें नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जिसको हम लोग एबायोटिक बोलते हैं, जैसे अपना रॉक हो गया, मेटल हो गया, मिनरल हो गया, ये सब क्या हो गया, ओरिजिन के बेसिस पे दो होते हैं। अभी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि डिफाइन रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब तुम इसको कैसे याद करोगे, तुमने रिसोर्स का डेफिनेशन लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तब दो, तब उसको एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अब तुम देखो ऐसे करोगे कि ऑरिजिन लिख दें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बोल देगा, तुम बस आधा अधूरा लिखोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में ऐसा कर सकते हो, अभी से ये माइंडसेट बना लो। एग्जामिनेशन आगे, ये तो ठीक है 10th है, आगे बहुत आगे जाओगे, बहुत पढ़ना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो टॉपिक है तुमको नहीं भी आ रहा है, दैट्स नहीं आ रहा, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में तुमको पूछा है, ये नहीं आता है तुमको, मान लो बायोटिक एबायोटिक नहीं आता फॉर एग्जांपल, है ना, लेकिन तुमको रिसोर्सेज के बारे तो आ रहा है ना, तो तुम रिसोर्सेज के बारे लिखोगे, ठीक है। कम से कम रिसोर्सेज तो वो तो देखेगा कि ठीक है चलो कम से कम कोशिश तो किया है। और बिहार बोर्ड में कोशिश करने वाले को बिल्कुल हार नहीं होती, ज़्यादा नंबर मिल जाता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो दो हिस्सा होता है, ठीक है, एक बायोटिक ए बायोटिक, ओके। अब यूटिलिटी के बेसिस पे दो क्लासेस होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूटिलिटी के बेसिस पे कितने होते हैं, तो दो होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से सेट हो गया। और एग्जाम्पल तो भाई साहब मत बोलना, एग्जाम्पल बोलेगा इसमें से कौन सा बायोटिक है, यार सिंपल से देखो, ए बायोटिक का पूछता है तो ऑप्शन में तुम्हारा सॉइल रहता है, मिनरल रहता है, सीधा सीधे नॉन लिविंग थिंग दिखेगा, टिक करके आगे बढ़ जाओगे। और क्या, दो हिसाब होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जो वापस से रिन्यू हो जाता है, न्यू बन जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है, उसको बोलेंगे रिन्यूएबल। और ऐसा जो बेसिकली नहीं बनता है या तो बनने में बहुत टाइम लगता है, उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बिहार बोर्ड में आपसे पूछता है कि आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस का और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एग्जाम्पल लिखिए। और हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल खटखट लिख के आ जाते हैं, एक दो। बट अगर तुमको अच्छा मार्क्स चाहिए या किसी भी टॉपर से पूछना, मैं टॉपर नहीं हूँ, ठीक है, बट इतना बता सकता हूँ क्या चीज़ें हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बताने के लिए टॉपर ही होना ज़रूरी है, ठीक है, ओके, या सब कुछ बता रहे हैं तो हमें टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात ये याद रखना, अगर तुमको बोले एग्जाम्पल अक्सर पूछता है 2 नंबर के लिए, तो तुम थोड़ा सा क्या कर सकते हो, डिफाइन कर देना। रिन्यूएबल क्या हो सकता है, दो रिसोर्सेज जो रिन्यूड हो सकता है या फिर रिप्रोड्यूस हो सकता है फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, बस इतना लिख देना। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, ये सब क्या रिन्यूएबल, एग्जाम्पल करके लिख देना। और ये सब एग्जाम्पल MCQ में आएगा, इस बात को याद रख लेना।
ठीक है, ओके। नॉन रिन्यूएबल जो वापस से रिन्यू नहीं हो सकता या बनने में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जैसे सॉइल फॉर्मेशन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, लैक्स ऑफ ईयर लगता है बनने में। ओके, तो समझ में आ गया कि नॉन रिन्यूएबल प्रोसेस सिंपल सा फॉसिल फ्यूल। ये एग्जांपल बिहार बोर्ड में पता नहीं क्यों फेवरेट है, पता नहीं इस बात का मुझे भी शक होता है कि पता नहीं कुछ तो होगा इससे, है ना। हर बार देता है कि अगर नॉन रिन्यूएबल है तो ऑप्शन फॉसिल फ्यूल अक्सर रहता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किसके बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनरशिप के बेसिस पे कितने, 4। तुम क्या करो, देखो तुम लोग याद करने का तरीका, तुम लोग कैसे याद करना नहीं करना, तुम क्या चार्ट नहीं बना सकते, ऑलरेडी मैं माइंड में बनाऊंगा, नो टेंशन, बनाओ बताऊंगा। तुम लोग क्या कर सकते हो, यूटिलिटी लिखा, कितने हैं, बेसिकली 2 क्लास है, दोनों का नाम लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, तो एक तरीके शॉर्ट टाइप बना लोगे ना, तुमको याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, बस तुम छोटे छोटे चीट बना लोगे कि हाँ भाई सब इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ईज है मार जोड़ के वर्ड बनाना है, ऐसा नहीं कि ग्रामर एकदम सटीक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बस अच्छे से लिख दो, है ना। ओके, तो ऑनरशिप के हिसाब से एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, ठीक है, दूसरा कम्युनिटी रिसोर्सेस, तीसरा नेशनल, चौथा आपका इंटरनेशनल। यही मैं एग्जाम में लिखने भूल गया था। अब आ जाओ, तुम खुद समझो, तू खुद देखो कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस मतलब ऐसा रिसोर्सेस जो बेसिकली अपना हो, है ना, ऑनरशिप पर्टिकुलर किसी के पास हो, उसका देखो विच दे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, हाउस हो गया, मतलब खुद का सीधा इंडिविजुअल वाला हो गया, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्सेस मतलब ऐसा रिसोर्सेस जो बेसिकली कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता हो, जैसे मेंबर हो, जैसे हमारा पार्क वगैरह हो जाता है, मस्जिद मंदिर, ये सारी चीज़ें जो भी पूजा स्थल हो गया, है ना, वो प्रेयर स्थल हो गया, वो सारी चीज़ें आपका किस में आ जाए, कम्युनिटी, बेसिकली कम्युनिटी का होता है, उसको बोलेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। और ऐसा रिसोर्सेज जो बेसिकली कंट्री से बिलोंग करता हो, गवर्नमेंट उसका कंट्रोल करता हो, उसका यूज़ करता हो पीपल के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नेशनल रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, मिनरल हो गया, रोड्स हो गया, रेलवे हो गया, ये सब सारी चीज़ में आ गया। इंटरनेशनल जो बेसिकली ऐसा रिसोर्सेज जो कहाँ से बिलोंग, कंट्री से बिलोंग नहीं करता हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट उठाता हो, जैसे ओशियन, देखो ओशियन तो होता है लेकिन लिमिट्स के बाहर, नेशनल एक तो होता है ना, कितना किलोमीटर, फटाफट सोचो कितना किलोमीटर हो सकता है, 200 किलोमीटर तक, अप टू 200 किलोमीटर तक किसी भी नेशन का इसमें आता है ना, बाकी का आपका किसमें इंटरनेशनल में आ जाएगा, जैसे स्पेस वगैरह हो गया, ओशियंस वगैरह हो गया, जैसे अंटार्कटिका, ETC। ओके, ये समझ में आ गया। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज, कितने टाइप, स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे 4 टाइप होते हैं। फटाफट से एक शॉर्ट की बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो कि कितने स्टेटस के बेसिस, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तुम लोग डिकोड में कर ही दोगे, तो होपफुल याद रहे तुम्हें, है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं अलग अलग क्वेश्चन बनाता तो 10 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन में इतना सारी चीज़ें रिसोर्स तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है कभी कभी ना तुमको पोटेंशियल रिसोर्सेज और डेवलप रिसोर्सेज के बारे में 2 मतलब 2 नंबर में पूछ देता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज का होता है या फिर डेवलप रिसोर्सेज का होता है, इस तरीके का, ठीक है। तो पोटेंशियल, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, ठीक है, देखो सच रिसोर्सेज विच फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड देयर इज पॉसिबिलिटीज टू यूटिलाइजेशन बट नॉट बी यूटिलाइज्ड। सिंपल सी बात है, ऐसा रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर रीजन में पाया तो जाता है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अभी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे तुम्हारे पास दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत तुम तेज हो, लेकिन तुम उस पूरा बचा के रखो, पता नहीं किस लिए बचा के रखे हो, वो तो तुमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, तुम तो कर सकते हो, इतना तो गारंटी है, तुम बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन वही कि तुम बस यूज़ नहीं करते। तुम जिस दिन यूज़ कर लोगे उस दिन समझ जाना तुमको मिल जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे राजस्थान, गुजरात के पास ह्यूज पोटेंशियल है विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन अभी इसको डेवलप नहीं किया गया अच्छे तरीके से। जैसे आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, आप सब चीज़ें याद कर सकते हो, लेकिन आपको डर रहता है हम तो भूल जाएंगे, क्या ही याद करेंगे, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कि ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, राजस्थान गुजरात के पास क्या किस चीज़ का रिसोर्सेज है ज़्यादा, पोटेंशियल विंड एंड सोलर एनर्जी, इस बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से 1 नंबर के लिए। ओके, चलिए आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है विंड में, कौन सा इस जगह नाम दे देगा, तो याद रखना राजस्थान और गुजरात इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, डेवलप्ड रिसोर्सेस, डेवलप्ड रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसका क्वालिटी क्वांटिटी जो बेसिकली डिटरमाइंड है सर्वे के दौरान, सर्वे वगैरह सर्जरी वगैरह कर लिया, हमको मालूम चल गया कि भाई साहब इस जगह में इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें नहीं हैं, हमको सब चीज़ें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मालूम है, उसको बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेस, ठीक है। ओके, स्टॉक प्रोसेस है, स्टॉक में आज स्टॉक में है, चलो स्टॉक में जल्दी जमा कर लेते हैं। स्टॉक मतलब क्या होता है, बेसिकली जमा कर लेना, है ना। ओके, देख लेना, दीज रिसोर्सेज अवेलेबल इन एनवायरमेंट एंड हैव कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिजायर्ड टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन दीज रिसोर्सेज आर व्यूड ओनली फ्रॉम द स्टॉक रिसोर्सेज।
स्टॉक रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी भी है कि ये हम लोग का नीड्स को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास उतना तकनीक नहीं है कि उसको अच्छे से एक्सप्लोराइट करें, ठीक है। हमें मालूम है कि इसके नीचे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि उतना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे घर के नीचे खजाना है, अब तुम खोजने मत लग जाना, ठीक है, मतलब घर से निकाल दिया जाओगे। तो चीज़ें हमारे पास या तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, कि बड़े बड़े जगह शहर के पास, बड़े बड़े देश के पास क्या होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी होते हैं, वो लोग पता कर लेते हैं हाँ क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें इसमें किसको अंडर आ जाएगा, वो स्टॉक के। रिजर्व देखो सेम ही चीज़ है, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्टॉक रिसोर्सेस, यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं अवेलेबल टेक्निकल हाउ, बट दे यूज नॉट स्टार्टेड येट एंड कंसिडर कैपिटल फॉर द फ्यूचर। रिजर्व बेसिकली हम लोग रिजर्व करके रख दिए। हम लोग को ये एक टाइप का आपका स्टॉक रिसोर्सेज का टाइप में होता है, ठीक है। हम लोग टेक्निकली जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ इस्तेमाल नहीं किए हैं कि काम करते हैं भाई साहब आप, हम लोग इसको ना एक काम करेंगे, बाद में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, रिजर्व करके रख दें कि ठीक है भाई साहब बाद में। फॉर एग्जांपल तुमको मालूम है H2O से पानी बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी है, तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, दोनों मिला के पानी बना लो, है ना, ये चीज़ कर सकते हो ना। तो क्यों नहीं कर रहे कि ठीक है इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, आगे कर लेंगे, है ना, छोटे छोटे टैबलेट्स बना लेंगे पानी का, अब तो बहुत जगह आने भी लगे। तो ये टाइप का आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और इसका आप ये सब अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अगर ये पूछना हो तो सीधे सीधे 5 नंबर पूछ लेगा कि आपको पूरा करके बताइए कि इतने 4 टाइप होते हैं। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं छोटे छोटे चीज़ें। आप क्या समझते हैं प्लानिंग रिसोर्सेज से? बेसिकली प्लानिंग रिसोर्सेज क्या समझते हैं, तुम खुद सोचो, तुम सोचो। प्लानिंग रिसोर्सेज ये समझते हैं कि हाँ भाई साहब कोई चीज़ का प्लानिंग के रिसोर्सेज को हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, हमारा कितना रिसोर्सेज है, कैसे यूज़ करना, ये सब चीज़ें है ना। अब किस तरीके से उसको बचाएंगे, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब किस तरीके से बचाओगे। जैसे जल है, तुम किस तरीके से बचाओगे, हाँ जल के लिए चलो मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी यूज़ करेंगे नहाने में, वैसे तो नहाओगे नहीं ठंडी में, है ना, पानी बचा लोगे कल के लिए, यही सोच रहे हो ना। हाँ अब देखते हैं, देखो it mean using resources well organized in efficient way meet current and further without you waste them। बेसिकली हम लोग प्लानिंग इसलिए करते हैं वेल ऑर्गेनाइज तरीके से भी हम लोग का अभी का नीड्स जो है फुलफिल हो जाए और आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सम रिसोर्स, जैसे कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हमारे पास, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, हम लोग अभी ख़त्म कर देंगे तो आने वाले जनरेशन हम लोग को क्या बोलेगा, सब कुछ खा के चला गया, है ना। वही चीज़ है, प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे ताकि, और सस्टेनेबल यूज़ को करेंगे, बेनिफिट सस्टेनेबल अभी के लिए भी और बाद के लिए भी। सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ना, कभी कभी तो ये 2 नंबर में हर साल आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कमीशन दिया था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कमेटी दिया था, ऑब्जेक्टिव में बताएं आपको, ताकि बेनिफिट उठा सके हर कोई। अब ये बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं, तुमको समझ में आया कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, एफिशिएंट वे में इस्तेमाल कर सके अभी का नीड्स और बाद का नीड्स भी। क्यों? क्योंकि कुछ तुम जानते हो कुछ चीज़ें लिमिटेड होते हैं और उसके लिए हम प्रॉपर करते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या समझ लिए। अब आते हैं किस तरीके से तुम बचाओगे। देखो ज़्यादातर चीज़ों को जैसे प्रोटेक्टिंग करते हैं, माइनिंग मैनेजिंग करते हैं यूजिंग रिसोर्सेज वाइल प्रिवेंट डिप्लेशन या फिर ये और हार्म। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिप्लेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा माइनिंग कर लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर देते हैं, ये रिन्यूएबल है लेकिन ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है या फिर ओवर यूज़ के कारण से अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फॉर अरावली वाला टॉपिक चल रहा है ना, कि वहाँ माइनिंग करेंगे, वहाँ माइनिंग होगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम तो होगा, पूरा जियोग्राफिकल प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो तो किसी को समझ में आता नहीं है, पता नहीं क्या, ठीक है। तो अगर तुम कोई चीज़ को छेड़खानी करोगे नेचर के साथ साथ तो वो तुम्हारे साथ छेड़खानी तो करेगा ही। तुम देख लो अभी का है ना, ईयर इंडेक्स कितना बुरा हाल है। तो देखो यही बात है कि किस तरीके से आप किस तरीके चीज़ों को मैनेज कीजिएगा, है ना। नॉन रिन्यूएबल जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, तुम अगर पूरा यूज इस्तेमाल कर लिया, एकदम सब कुछ चला लिया, मान लेते CNG नहीं आता, ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आता तो कितना सी चीज़ें यूज़ होता है, अभी भी तो हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक तो सुधार कर सकते हैं हम। ये नहीं कि एक ही दिन में सब ठीक हो जाए, बट स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। ओके, अलग अलग इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं। देखो गर्मी में इतना ज़्यादा गर्मी आ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे रीज़न है अपना ग्लोबल है ना, ग्लोबल वार्मिंग का, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप बचा सकती है। कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों, ताकि प्रोटेक्ट कर सके, मैनेज कर सके, ताकि उसको अच्छे तरीके से बचा सके, हार्म ना हो सके, है ना, ख़त्म भी ना हो जाए, इंपॉर्टेंस है। और किस तरीके से बचा सकते हो, 3 मेथड है, रिड्यूस,
जैसे पानी का कम यूज इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे नहाना ही बंद कर दे कि कम इस्तेमाल करना है, जितना है उतना, है ना। जैसे ठंडी में तुम नहाते ही नहीं हो और गर्मी में 10 बाल्टी में नहाते हो, इलेक्ट्रिसिटी तुम रूम से निकलोगे तो बंद कर दोगे, तो इस तरीके से तुम चीज़ों को बचा सकते हो, है ना। रिसाइकलिंग, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये सारी चीज़ें तुम रिसाइकल कर सकते हो ताकि वापस से चीज़ें बन सके, है ना। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुमको पेड़ लगाना है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है, अब प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी नोट्स में है, ठीक है, वापस से आप देख लीजिएगा, पता नहीं ये ऐड नहीं हुआ बट ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलना चाह रहा था, बेसिकली ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा जो अभी का नीड्स फुलफिल करे बिना कंपैरिजन जो आने वाले जनरेशन है ना, उन बच्चों के लिए पेड़ पौधे बचाने के लिए, ठीक है। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। और किस कमीशन ने पास किया ऑलरेडी आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे, उसको ऐड कर दोगे, खुश हो जाएगा, ठीक है। सॉइल क्या होता है, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन सॉइल या तो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अगर फैक्टर पूछ दिया तो तुम थोड़ा सा सॉइल को भी बता देना कि सॉइल के फैक्टर तो बता ही रहे हो, ठीक है, मान लिए, लेकिन तुम थोड़ा सा उसके बारे में बताओ तो सॉइल क्या होता है। सॉइल बेसिकली अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर से बना है, मिनरल से बना है, वाटर एंड एयर से बना होता है, जो 1000 ईयर प्रोसेस होता है, 1000 ईयर का प्रोसेस होता है। वेदरिंग होता है जहाँ रॉक टूटता है स्मॉल पार्टिकल में, फिर नेचुरल फोर्स एक्ट करता है, विंड, एयर, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर चेंज करता है, तब जाके क्या बनता है, आपका सॉइल बनता है। फैक्टर देखो, ये एफ एक्स्ट्रा आ गया, ये एफ आई दी इधर, रिलीफ फॉर सरफेस स्ट्रक्चर, रिलीफ बनाता है पहले, या तो पठार बना देगा, या तो पहाड़ बना देगा, या तो प्लेन बना देगा, तो पहला फैक्टर था आपका रिलीफ। दूसरा आता है पेरेंट रॉक या बेड रॉक। पेरेंट रॉक जब तक पेरेंट ही नहीं रहेगा तब तक कहाँ से आएगा चीज़ें, तो पेरेंट रॉक तो होना जरूरी है, तो फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक भी जरूरी है, ठीक है। क्लाइमेट अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पेरेंट रॉक, क्यों, पापा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा, तो आप क्या बोलना चाह रहे, पहाड़ के पापा, नहीं जी, पहाड़ के पापा मतलब देखो, अगर कोई पहाड़ है जब तक इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, इस पर वेदरिंग नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक मिट्टी कैसे बनेगा, इसलिए पेरेंट रॉक होना जरूरी है। और पेरेंट रॉक की खासियत आपके मिट्टी में जाएगा, जैसे तुम्हारा रेड सॉइल है तो रेड पहाड़ बेसिकली रेड चीज़ है या रेड स्टोन से आया होगा, है ना, इस तरीके का। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ अलग टाइप का क्लाइमेट होगा, सर मिट्टी पाया जाएगा, अलग टाइप का फॉरेस्ट बनता है, जहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है वहाँ का अलग टाइप का, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन का, वहाँ का पेड़ पौधा कैसा है, ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक मिनरल हो गया, और मिनरल हो गया, और टाइम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए, सॉरी फैक्टर हो गए, ये सारे फैक्टर्स हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन में। आप अच्छे तरीके से इसको 2 नंबर में आपको देता है, सॉइल फॉर्मेशन में क्या है, तो सॉइल लिख दीजिएगा, फॉर्मेशन लिख दीजिएगा, फैक्टर, काम खत्म। अब आते हैं क्या है कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आप किस तरीके से सॉइल को इरोजन होने से क्या होता है इरोजन, और किस तरीके से आप बचा सकते हैं, ये पूछा है। देखो, सॉइल इरोजन मतलब बेसिकली सॉइल इरोड हो जाना या फिर इरोड हो जाना, कहाँ से, या रिमूव हो जाना फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा धूल है, बेसिकली आया हवा, और क्या क्या, हवा हुआ मुझको उड़ाना है ना, तो ये बेसिकली उड़ा के लेकर चल गया, तो यही चीज़ हो रहा था सॉइल में कि टॉप मोर जो लेयर है वहाँ से बेसिकली सॉइल इरोड हो रहा है, या इरोजन हो रहा है, किसके थ्रू, बहुत ज़्यादा बारिश आ गया, है ना, पानी बहा के लेके, तुम अपना देखोगे घर पे मिट्टी वगैरह रखना और बारिश हुआ बहा के लेके चल गया, है ना, या फिर विंड के थ्रू देखे धूल वगैरह चले आता है, डस्ट वगैरह, और या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोग का सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल काउजेज की बात करें, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा, फ्लड आ जाएगा, या फिर सुखाड़ आ जाएगा, तो ये सारे काउजेज है सॉइल इरोजन के, है ना। ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे तुम डिफॉरेस्टेशन कर दो, पेड़ क्या करता है, पकड़ के रखता है मिट्टी को, है ना, कि जाने नहीं देंगे सनम, है ना, तो वही वाली चीज़ें हैं, तो डिफॉरेस्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सॉरी, डिफॉरेस्टेशन रीजन है, ठीक है, सॉइल इरोजन का। क्या नाम, तुम चरोगे नहीं, तुम क्यों घास चरोगे भला, ठीक है, हाँ वो तो तुम भूल ही गए, तुम गधे हो, है ना, चलो नहीं तुम नहीं गधे हो, तुम अच्छे हो, चलो। ओवर गेजिंग बाय एनिमल, ओवर गेजिंग एनिमल को देख रहे हो कि चरे जा रहा है वही लैंड में, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रास के साथ साथ पूरा मिट्टी भी उखड़ लेता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। माइनिंग हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर फार्मिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपका सॉइल इरोजन का कारण हो जाएगा। अब आते हैं सॉइल किस तरीके से तुम बचा सकते हो, तो भाई साहब बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अलग अलग मेथड। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग करेंगे ट्री, ठीक है, अच्छे से, ताकि जमीन को पकड़ के रख सके, सॉइल को पकड़ के रख सके, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, है ना, इसीलिए तुम पेड़ लगा लो, ठीक, चलो।
रिड्यूस करेगा तुम्हारा सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग, अलग अलग टाइप का फार्मिंग अलग अलग जगह में करेंगे। जैसे पहाड़ में क्या करेंगे, टेरेस, ये इस तरीके से फार्मिंग करेंगे। देखो पहाड़ में अगर आएगा तो पूरे बहा के लेके चले, अगर तुम आराम आराम से पानी आएगा तो तुम्हारे इस तरीके से आएगा तो तुम्हारा सॉइल जो इरोजन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये टेरेस फार्मिंग करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के तुम प्लांटिंग करोगे, है ना, ताकि पानी का बहाव कम हो। बहुत जगह ड्रिप फार्मिंग करते हैं कि जहाँ पे जड़ है वहीं पे जाएगा, पता चला तुम पानी बहाओगे तो आधा मिट्टी लेके चल गया, है ना। क्रॉप को रोटेटिंग करेंगे, ये नहीं कि हर साल वहीं लगा रहे, वहीं हर महीना वहीं, है ना, मटर 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 लगा रहे, तो वो चीज़ें नहीं, है ना। और जहाँ पे बिल्डिंग या फिर डैम्स वगैरह को चेक करेंगे ताकि बह ना जाए चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें। चलो आ गया, एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्रॉप रोटेशन क्यों हेल्पफुल रहता है सॉइल को बचाने के लिए। तो देखो क्रॉप रोटेशन में तो रोटेट करना, अलग अलग टाइप के तुम अलग अलग सीक्वेंस में लगाओगे सेम लैंड में, लेकिन अलग अलग सीजन में, तो तुम्हारा क्या प्रिवेंट करता सॉइल इरोजन। सबसे पहले सॉइल इरोजन को मजबूत करता। अगर मान लो तुम एक साल भर मकई ही लगाते चल रहे हो तो उसका फर्टिलिटी लूज हो जाता है ना। केमिकल सेम तरीके पढ़ते पढ़ते तुम एक दिन समझ जाओ, एक सिंपल सी बात है, तुमको खाना हर टाइम सेम ही मिले, हर दिन सेम मिले, तुम खुद थक जाओगे, है ना, उठ के भाग जाओगे, तुम्हें वही वाला चाहिए, तुम कमज़ोर हो जाओगे, बस कौन खाएगा, खास करके लौकी, है ना, या करेला, वही वाली चीज़ है। अगर एक दो दिन बने ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ओके, ये पिज़्ज़ा मिल जाए तो खा लोगे, है ना, ओके। क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक यूज़ के लिए सेम लैंड में अलग अलग सीजन में। ये तुम्हारा सॉइल इरोजन का बताता है, फर्टिलिटी को मेंटेन कर रखता है ना। जब फर्टिलिटी कम हो जाता है तो हम लोग थोड़ा दाल वगैरह पल्सेस वगैरह लगा देते हैं, वहाँ थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है ना। सॉइल डिग्रेडेशन से बचता है, पेस्ट डिजीजेज वगैरह से इंप्रूव करता है, ठीक है, ओके। सॉइल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, केमिकल यूज़ को बेसिकली कम करता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए हम लोग को क्रॉप रोटेशन, है ना, ओके। तुम देखोगे तो हम लोग में बिहार में तो ये होता है कि 3 महीना अगर धान है तो 4 महीना गेहूँ या फिर धान जो भी हो जाए या फिर मकई हो जाएगा, फिर थोड़ा सा छुट्टी मिलेगा तो थोड़ा सा मटर वगैरह में लगा दिया जाता है, या फिर थोड़ा सा वो जो आता है ना सरसों, है ना, ये सारी चीज़ें लगा दिया जाता है बीच बीच में, ताकि थोड़ा सा चीज़ें बदलते रहे, ठीक होते रहे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आ जाता है हम लोग वाटर वाली चीज़ें में। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, पानी का क्या क्या सोर्स होता है, बहुत बार पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो सरफेस वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक वाटर हो गया, ओशन वाटर, ये सोर्सेस ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। चलो वाटर क्राइसिस क्या होता है, कोई भी चीज़ का कमी है ना, तो फिलहाल पानी की कमी को बोले वाटर क्राइसिस। सिंपल सी बात है कि लैक ऑफ सफिशिएंट या फिर क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग या फिर बाथिंग, जितना भी तुमको आता है वो लिख देना, इशे फॉर एंड अदर एसेंशियल एक्टिविटीज वो उसको ऐड कर देना। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम अफेक्टिंग पीपल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इकोसिस्टम। ये क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लार्ज पीपल को अफेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में एंड इकोसिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या समझते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से। मल्टीपर्पज़ मतलब तुम हो ना मल्टी टैलेंटेड, तुम गाना भी गा लेते हो, घर में अच्छा खासा डांट भी सुन लेते हो, फिर वापस डांट सुनने के बाद भी पढ़ने नहीं बैठते, तो तुम मल्टी टैलेंटेड तो हो ही ना। तो वही चीज़ है, मल्टी प्रोजेक्ट की बात करें, लार्ज स्केल वाटर, बेसिकली वाटर के लिए है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज डेवलप प्रोजेक्ट्स अलग अलग मल्टीपल यूजर्स के लिए, जैसे अगर बनेगा तो तुम उसे इरिगेशन भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हो, वाटर सप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल डैम। अगर डैम बना लो तो डैम क्या एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, है ना। उससे तुम्हारा एक तीर से दो तीर निशाना लग जाएगा, जैसे तुम्हारा रिजर्व हो गया, कैनाल्स हो गया, डैम्स वगैरह हो गया, ठीक है। चलो ज्योग्राफी में बताया ना तुम्हें कि तुमसे चीज़ें पूछे किस तरीके से बचाओगे। अब तुमसे पूछे वाटर के किस तरीके से तुम कंजर्वेशन करोगे, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। देखो वाटर का मतलब वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग efficiently and responsibility to wastage of water, ensure availability for the future generation. It involves protecting water resources, managing users, finding ways to recycle and replace the water, ठीक है, ओके। बताते हैं क्या क्या सॉल्यूशन है वो बताते हैं। तुम बेसिकली पानी को किस तरीके से यूज़ करते हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि कम से कम वेस्टेज कर सको और बाकी दूसरे के लिए भी तुम बचा के रखो। तुमको लग रहा है कि हाँ बिहार में पानी का क्या कमी है, बाहर जाओ, राजस्थान जाओ, और तो ऐसा भी होता है ना कि राजस्थान तुम सुनते ही तुमको बस रेगिस्तान ही याद आता है कि पानी का कमी। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा राजस्थान में बहुत जगह है, आउट ऑफ राजस्थान की ले लो भी, या फिर गर्मी में देख लो। इनफैक्ट बिहार में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है कि गर्मी के दिन में जो लेवल है वाटर का वो डाउन हो जाता है, इसलिए बचा के रखना जरूरी है ना, ताकि उसको यूज़ कर सके अच्छे तरीके से, रिसाइकल कर सके, ओके। किस तरीके से देखो वेस्ट वाला किस तरह पानी को तुम कैसे बचाओगे भाई साहब, पहले तुम वाटर को वेस्टेज, जैसे
पाइप लीक होता है, पाइप्स वगैरह, टैप वगैरह, उसको सही कर दोगे, ठीक है। जब तुम ब्रश करोगे या फिर हाथ धोगे तो उतना ही पानी पाओ। ऐसा होता है कि साबुन लगा भी रहे या फिर हैंड वॉश लगा भी रहे फिर भी नल चल रहा है, तो वो चीज़ है ना। तुम ये सारी कॉमन चीज़ें खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, इंग्लिश में लिखने के लिए तुम्हें वर्ड्स चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम लोग धीरे धीरे सीख जाओगे क्या करना है ना, कितने वर्ड्स यूज़ करना है या फिर क्या यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें। तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी वाला जो बारिश वाला पानी को तुम बेसिकली कलेक्ट करके रख लोगे, स्टोर करके रख लोगे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, हर खेती बाड़ी के लिए, है ना। अब तुम ये सोचोगे तो ऑलरेडी खेत में भी तो बारिश हुआ होगा, है ना, क्या जरूरी है। देखो उसको जमा करके रख लिया जाता है आगे यूज़ करने के लिए, या फिर तुम कार धो सकते हो, है ना, ओके। और तुम उसको फार्मिंग, ड्रिप फार्मिंग हमने बताया कि जड़ों में जाकर के डायरेक्ट पानी दो, ठीक है। ये वहाँ पे नल लगा रहता है, ड्रिप एकदम ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट रहता है ताकि पानी का कम वेस्टेज हो, ठीक है, ओके। रिसाइकलिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लांटेशन ट्री ताकि वाटर लेवल सही हो जाए, ठीक है। चलो, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, ऑलरेडी साइंस में पढ़े हो, है ना। बायोडाइवर्सिटी रेफर ऑल द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी यहाँ पे एरिया में पाए जाता हो, लिविंग इज फाउंड इन द एरिया, ठीक है। जिनको डिफरेंट का प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया और उसका हैबिटेट्स हो गया, ठीक है, ओके। जैसे बायोडाइवर्सिटी सिंपल समझो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ में पाया जाता है, सिंपल सी बात है, उसको बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ कहाँ प्रेजेंट होता आपका अर्थ में, कहीं भी पर्टिकुलर प्लेस में, उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस क्या है फटाफट से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या इंपॉर्टेंस है सब। बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ अर्थ, वैरायटी लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ, अलग अलग फॉर्म में लाइफ पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ में। सब प्लांट का हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज पाया जाता है, अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी पाया जाता है, अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी पाया जाता है बिटवीन इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी। तो इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन तो इधर उधर हो गया, मिस्टेक हो गया, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। फॉरेस्ट और लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का एंड वाइल्ड लाइफ का। फॉरेस्ट का क्या एग्जांपल, तुम सोचो, पहला तुमको रॉ मटेरियल मिल जाएगा खाने के लिए, ठीक है, तुम याद कर सकते हो, तुम खुद सोच लो, खाने मिल जाएगा, ठीक है, शेल्टर वगैरह बनाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, फर्नीचर के लिए मिल जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन देने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, और तुम क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, और उसका पत्ते से तुम क्या कर सकते हो, आग लगा सकते हो, ठीक है, और घर में फर्नीचर में ये सारी चीज़ें तुम ये कर सकते हो, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ जो तुम्हारा जो भी चीज़ें जानवर वगैरह, तो उसके क्या यूजेज है, डोमेस्टिक यूज़ भी हो जाता है, कोई जो चोर से बचाता है जिसका कुत्ता ही ले लो, है ना, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंस में तुम लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इसको भी ऐड कर दूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मिनरल की बात करें, मिनरल में क्या होता है, मिनरल देखो नेचुरली सब्सटेंस जो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा अच्छे से याद रखना। मिनरल क्या होता है, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, यानी एक सॉलिड नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसका सर्टेन केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो तो नहीं बन पाएगा, है ना। सबका अलग अलग फॉर्मूला इसलिए होता है। तो मेटल अलग देखो, दो टाइप के होते हैं मिनरल, मेटालिक एक होता है नॉन मेटालिक, जिसमें बेसिकली मेटल कंटेंट करता है। ये एग्जांपल याद रख लो, आयरन और कॉपर हो गया, निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, एज इट इज आ जाएगा एग्जाम में, तो ये तुमको मेटालिक बोलेंगे। अब मेटालिक में भी ना दो टाइप के होते हैं, एक तो मेटालिक नॉन मेटालिक, ठीक है, लेकिन मेटालिक में दो टाइप होते हैं, एक तुम्हारा फेरस, एक होता है नॉन फेरस, बहुत बार पढ़ा है, जिसमें तुम सिंपल से याद रख लो, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन पाया जाए, यानी फेरस तुम्हारा, उसको बोलेंगे आपका फेरस मिनरल। ये मेटल का टाइप में आता है मेटालिक में ना, जैसे मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, ये याद रख लो, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। नॉन फेरस जिसमें नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, याद रख लो एग्जाम्पल। नॉन मेटालिक में बेसिकली नॉन मेटालिक, ये देखो, अगर तुमको बोलेगा मेटालिक नॉन मेटालिक तो ठीक है, लिख देना। अगर तुमसे डिफरेंस पूछे तो तुम एक काम करना, मेटालिक लिख देना, उसके टाइप लिख देना, नॉन मेटालिक लिख देना, उसके टाइप लिख देना। नॉन मेटालिक में एग्जांपल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मिका, गिब्सन, ठीक है, लिख देना। इसका दो टाइप अलग होता है, कार्बनिक और नॉन कार्बनिक। जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको बोलेंगे कार्बनिक, ठीक है। नॉन कार्बनिक जिसमें फॉसिल फ्यूल कंटेन नहीं करता है, जैसे मिका, ग्रेफाइट, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, राइट द नेम ऑफ आयरन ओर और उसका क्या प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो आयरन ओर क्या बेसिकली बैकबोन होता है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। इसको मदर ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं, दो लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मदर ऑफ इंडस्ट्री किसको बोलते हैं एंड बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं, आयरन। प्योर फॉर्म में तो नहीं पाया जाता है, ठीक है, अलग अलग हम लोग माइन से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन ओर से। जैसे अलग अलग टाइप का आयरन ओर होता है, जैसे तीन टाइप का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, या फिर इसको परसेंटेज के हिसाब से भी लिखते हैं कि हेमेटाइट को और किस नाम से आता है, मैग्नेटाइट को इस नाम से आता है, लिमोनाइट को, और थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं आप, जो ऑब्जेक्टिव में चीज़ें इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कर्नाटक में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं यूजर्स भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि यूजर्स अगर आयरन ओर की बात कर लो तो कहाँ तुम्हारा
रेलवेज में इस्तेमाल होता है, ब्रिजेस में इस्तेमाल होता है, बस लिखते जाना जहाँ जहाँ यूज़ होता है वो तो तुम भर भर के लिख दोगे, है ना। चलो अब बात है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नीज बॉक्साइट मीका लाइमस्टोन, अलग अलग पूछा था मैंने, एक में लिख दिया, उसी को कर लो, याद हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग ये बेसिकली किसका बात कर रहे थे, ये मैग्नीज का है, ठीक है, ओके। मैग्नीज की बात करें, ये तुम्हारा रस्ट रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए फेरस मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, एलॉय का। ये मैन्युफैक्चरिंग ड्राई सेल बनाने के लिए, याद रखना ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है, ड्राई सेल, फोटोग्राफी, लेदर, मैच बॉक्स इंडस्ट्री में हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स वगैरह बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाने के लिए, बस तुम बनाने के लिए क्या क्या है बस वो याद रख लो। मेन प्रोड्यूसिंग उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका रीजन हो गया, है ना। बेसिकली तुम अगर तुम मतलब इस पोर्शन में, मतलब ये जो इंडिया का मैप होता है ना, इस हिसाब से, तो तुम इस पोर्शन की चीज़ें बस याद रख लो, ठीक है। बॉक्साइट की बात करें तो ये पर्टिकुलरली ये एरोप्लेन बनाने में, इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रख लो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, ठीक है, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, सीमेंट वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं बॉक्साइट का, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बेसिकली तुम्हारा झारखंड में, ठीक है, गुजरात में, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा झारखंड लगभग एक काम करना, मान लेते हैं आ जाता है तुम्हारा ये आंसर, ठीक है। और तुम्हें याद नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, तो तुम कोई स्टेट लिख देना ऐसा रिसेंट में, मतलब थोड़ा सा लगे, जैसे उड़ीसा चिपका सकते हो, झारखंड चिपका सकते हो, मतलब बीच बीच में एक आध दो याद रखना, बाद बाकी कुछ भी ऐड कर देना ताकि उसको लगे कि ठीक है आता है। अब उसको भी, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको भी आता होगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। तो ये चीज़ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, और मुझे एक्जैक्टली नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने एग्जाम में जो पढ़ा था, मतलब एक दिन पहले रात को, कि एक दो स्टेट बहुत बार रिपीट हो रहा था, तो मैं जितना डिस्ट्रीब्यूशन पूछा सेम चीज़ चिपका दिया। तो वो चीज़ करना है, ऐसा नहीं कि याद नहीं आ रहा तो छोड़ दिए, वो नहीं। मीका की यूज़ करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर, बिहार तो याद रखना मीका बहुत ज़्यादा है, झारखंड, बिहार से झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, ठीक है, ओके। एकदम बिल्कुल इस हिसाब से तुम याद रख सकते हो, ठीक। चलो अब आते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऑब्जेक्टिव में भी भर भर के पूछता है और सब्जेक्टिव में। एक होता है कन्वेंशनल, आपका जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है बेसिकली बहुत टाइम से चलते आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस से डिराइव करते हैं। यूजुअली ये नॉन रिन्यूएबल होता है, जो नहीं वापस से जो बन सकता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। कभी कभी तुमको ना नॉन रिन्यूएबल की जगह एक तुमको क्या पूछेगा कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एग्जांपल बताओ, तो तुमको बेसिकली नॉन रिन्यूएबल का ही पूछ रहा है ना, तो घबराना नहीं है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और आपका हाइड्रो पावर हो गया, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की बात करें तो बेसिकली ये रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका टरबाइन हो गया, बायोगैस हो गया, जियोथर्मल, ये सारे एग्जांपल हो गए, ठीक है। समझ में आ गया। वही रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का समझ लो, ये दूसरा ही टाइप है या दूसरा नाम, बस इतना याद रख लो। कोल की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग का चैप्टर, अभी क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बहुत बड़ा है ना, इसी कारण से चैप्टर नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल के टाइप फटाफट से 3 टाइप होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो, उसके बाद कर लेंगे। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार आ चुका है, कभी तुमसे आपसे क्या इंपॉर्टेंस है, ये हाई क्लोरिफिक वैल्यू होता है, पावर जनरेशन के लिए फ्लेमेबल होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, घर में काम देता है ना, चाय बनाने में काम देता है, ओके। चलिए अब आते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कोल प्रोड्यूसिंग, नेम द इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन झारखंड। झारखंड में कोल प्रोड्यूसिंग रीजन, झारखंड का अक्सर पूछता है, तो झरिया, बोकारो हो गया, ये आपका कर्णपुरा हो गया, ये रामगढ़ हो गया, ये सारे मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है का, सॉरी रीजन है बेसिकली झारखंड के अंदर। तो ये आप 3-4 याद रखोगे, अक्सर 2 नंबर में पूछेगा, नहीं पूछेगा। ये पूछा है 2 नंबर में, ऑयल, 4 ऑयल रिफाइनरीज और कौन कौन से बेसिकली रीजन में पाए जाते हैं। तो 4 ऑयल रिफाइनरीज की कंपनी के नाम, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, रिलायंस हो गया, ये अभी कुछ चीज़ें तो अभी तुमको इंडियन ऑयल ही देखते होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम 4 याद कर लेना। उसके बाद प्रोड्यूसिंग रीजन, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, गुजरात रीजन, मुंबई हाई बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल एंड आपका बर्मन बेसिन, ये आपका जगह है। ये जगह से क्वेश्चन आएंगे इस बात को याद रखना। एक होता है गोंडवाना, ठीक है, एक मैंने से टर्सरी सिस्टम वाला ऐड नहीं किया यार, मिस्टेक हो गया, बट कोई बात नहीं। अगर गोंडवाना की बात करें, यहाँ पे 96% कोल रिजर्व है, ठीक है, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कहाँ पाया जाता है ये बेसिकली, और कब बना है बेसिकली 20 करोड़ ईयर बिफोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। कौन कौन सा रीजन आता है, 4 रिवर, दामोदर, सोन वैली, आपका गोदावरी, ठीक है, ओके। एक आता है टर्सरी वाला, कब बना है टर्सरी, कौन सा स्टेट आता है, बस वो लिख देना, काफ़ी रहेगा, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट पावर इंपॉर्टेंट पावर प्लांट की बात करें, जैसे तारापुर, ठीक है, ओके।
आपका राणा प्रताप राजस्थान, तारापुर कहाँ है, पता फटाफट, तारापुर कहाँ पे, नरोरा यूपी। जगह बस नाम लिखना है, आपको नाम पूछता है। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में बहुत बार पूछा, कायगा उत्तरा आपका कर्नाटका है ना, कंदकुलम तमिलनाडु, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं बेसिकली, सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 3-4 को पावर प्लांट के नाम बताओ। ठीक है, पावर प्रोजेक्ट की बात कर लें, पावर प्रोजेक्ट की बात करें जैसे भाखरा नंगल डैम सतलज रिवर पे, दामोदर दामोदर पे, कोसी कोसी रिवर पे, रिहान रिहान रिवर पे, हीराकुंड महानदी पे उड़ीसा है ना, चंबल चंबल गांधी पे, तुंगभद्रा रिवर पे, आपका सावित्री प्रोजेक्ट सावित्री रिवर पे। तो आपसे कभी कभी प्रोजेक्ट पूछ लिया जाता है तो ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दोनों चीज़ एक चीज़ से कराने, दोनों चीज़ आपको रिविजन हो जाएगा। हम लोग अभी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ओके। अब एग्रीकल्चर से चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चीज़ें तो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ओके। तो फिर देखते हैं अब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, ठीक है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्योंकि 6 चैप्टर है तो 2 वीडियो में कवर अप कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना। चलो, एग्रीकल्चर का क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो क्या क्या चीज़ें फैक्टर इफेक्ट करता है। सबसे पहले इरिगेशन, तुम अच्छा पानी पटाओगे, अच्छे से पानी दोगे है ना, टाइम टाइम पे, तो तुम्हारा क्या बेसिकली ये इफेक्ट करता है तुम्हारा एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को, है ना। फर्टिलाइजर अच्छे अच्छे दोगे है ना, हाई सीड वैरायटी दोगे, मतलब हाई जो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो, है ना, ओके। मैकेनाइजेशन, अलग अलग मैकेनिक्स का इस्तेमाल करोगे, मॉडर्न जो आते हैं टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे हर चीज़ में, है ना, इंसेक्टिसाइड वगैरह देंगे। और एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जब तुम्हारा सारा चीज़ रेडी हो जाएगा तुमको एक मिनिमम अमाउंट उतना मिलना चाहिए ताकि तुम्हारी सारी चीज़ें वो ऐसा नहीं कि घाटे में चल जाओ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है। अगर तुम अच्छे से नहीं दोगे, अगर पानी नहीं पटाओगे तो तुम्हारा फसल खराब हो जाएगा। अच्छा फर्टिलाइजर देना होगा, हाई वैरायटी की ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली फर्टिलिटी हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा वैरायटी ऑफ सीड्स आता है ना, जो एक बोलते हैं एक देसी एक विदेशी, इस लेवल आपका जो लैंग्वेज में आता है ना कि होता है हाइब्रिड, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो, है ना, इस तरीके की चीज़ें। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी, सब्जेक्टिव के तौर पे भी, इसको अच्छे से देखिएगा। एक होता है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या सीधा सी आपका प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर इंटेंसिव फार्मिंग, सीधा सीधी याद रखो। एक होता है कमर्शियल फार्मिंग, 3 टाइप का फार्मिंग होता है, ठीक है। आ जाओ, प्रीमेटिव मतलब बहुत पहले से चलता हुआ, यानी ट्रेडिशन मेथड से बेसिकली एग्रीकल्चर करता है, स्मॉल स्मॉल जगह में जाकर के बेसिक वगैरह टूल लेकर के जाके, तो थोड़ा होता है ना जो बेसिक टूल्स होता है और छोटे से ज़मीन होता है, ट्रेडिशनल पुराने ज़माना वाला मेथड करता है। ये बस मानसून पे डिपेंड करता है कि ऊपर वाला बारिश दे दे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, है ना। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ने बेसिकली बिल्कुल ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है कि हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो बेसिकली अपने कंजम्पशन के लिए ये जो ग्रो किया जाता है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आउन कंजम्पशन अपने बराबर के लिए, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, है ना, कि बाहर सेल करे वो भी नहीं, बस अपने प्रोडक्शन के लिए ऊपर वाले भर से भाई सब लग गया तो लग गया, पूरा ऊपर वाले के भर से, उसको बोलेंगे प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना, यानी ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर करेगा, ओके। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक होता है नोमैटिक। शिफ्टिंग मतलब अलग अलग जगह जगह जा करके वो क्या करते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, या आज इस जगह क्या, कल उस जगह करेगा, इस जगह, इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब आते हैं सब्सिस्टेंस, एक होता है तुम्हारा प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस या फिर इंटेंसिव बोल ले, या फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इसमें होता है बेसिकली लार्ज रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है, हाई लेबर यूनिट लगाया जाता है ताकि मैक्सिमाइज कर सके स्मॉल जगह, मतलब वहाँ देखो स्मॉल जगह पे आउन कंजप्शन, बट यहाँ पे ये कर रहा है इंटेंसिव में बेसिकली क्या कर रहा है कि स्मॉल जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपजाने का कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में बेसिकली ये होता है, बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया, जगह तो कम ही होगा, है ना, ताकि जैसे 2 टाइप का होता है, याद रखना, टाइप याद रख लेना, सब आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में 2 आता है, वेट राइज डोमिनेट, एक होता है नॉन वेट राइज डोमिनेट। 2 चीज़ याद रखना ऑब्जेक्टिव के तौर पे, आपसे पूछ देगा प्रीमेटिव में ट्रेडिशन, ठीक है, इसमें कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, उसमें से बोल देगा कि प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस में इनमें से कौन कौन सा टाइप है, तो याद रखना शिफ्टिंग एंड नोमैटिक, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, डायरेक्ट पूछेगा तुमसे। और इंटेंसिव में बोले तो वेट राइज डोमिनेट और एक होता है नॉन वेट राइज डोमिनेंट। अब आते हैं आपका कमर्शियल। कमर्शियल बेसिकली एक लार्ज स्केल में, ताकि इसको बेसिकली मार्केट में सेल करने के लिए किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके
हम लोग करते हैं खेती। जैसे इसमें 3 टाइप होते हैं, तो प्लांटिंग फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये टाइप भी याद रख लेना कि आपसे पूछ देगा कि इसमें से ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सा फार्मिंग का, तो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में होना चाहिए। आ जाओ, अक्सर ये पूछता है कि प्लांटेशन क्रॉप्स, आपसे जगह का नाम पूछता है कि कौन कौन सा प्लांटेशन क्रॉप्स है, तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना। बट ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैं तुम्हें और चीज़ ऐड कर दिया कि टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आसाम एंड राजस्थान मिलता है। कॉफ़ी की बात करें, लीड कौन करना है, कर्नाटका। रबर की बात करें, केरला। ठीक है, ओके, इसका लीडिंग है। ऑब्जेक्टिव में एक एक पॉइंट्स भी है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपसे इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप्स है, एग्जाम्पल देता है, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना। तो ये सारे एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप्स के। ठीक है, ओके, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो भर भर के, सब्जेक्टिव के लिए भी आपको पूछा जाता है। क्या, कौन सा क्रॉप्स, पहला राबी क्रॉप्स कहाँ पे देखा जाता है, विंटर मंथ में। ठीक है, कब से कब, अक्टूबर से दिसंबर। कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, आपका समर, जून टू अप्रैल टू जून। क्या क्या मेजर क्रॉप्स याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या, वेट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, मटर हो गया, ठीक है, मसूर हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब चीज़ें हैं ना। ओके, राबी क्रॉप्स की बात करें, राबी क्रॉप्स ये कल्टीवेट लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, बट जो नॉर्थ वेस्ट है, ये जैसे पंजाब हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, वेस्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं ना। ओके, देन खारिफ की बात करें, रेनी सीजन में देखते ऑब्जेक्टिव पॉइंट, सितंबर वगैरह में हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैडी हो गया, धान हो गया। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर, मूंग, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जूट हो गया, यहाँ से यहाँ तक। राइस मेनली आसाम में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बिहार में, उड़ीसा में, ये सारी चीज़ें में, तमिलनाडु वगैरह में। नाम और काम कहाँ पाया जाता है, बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ओके, ये चीज़ देखना क्यों लास्ट ईयर में बासमती, आपने देखा होगा बासमती चावल है ना, तो बासमती कहाँ ग्रो किया जाता है, मेनली हरियाणा एंड पंजाब में। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव के तौर पे तुम थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। जायद की बात करें, यानी गर्मा को जायद बोलते हैं, खारिफ और राबी के बीच में उगाया जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे देगा इनमें से कौन सा क्रॉप है जो बेसिकली तुम्हारा खारिफ और राबी के बीच में पाया जाता है, तो तुम्हारा जायद। ठीक है, इसमें मेज ज़्यादा वेजिटेबल हो गया, पम्पकिन हो गया, ठीक है, कुकुम्बर हो गया, ककड़ी हो गया, मस्क मिलन, वाटरमेलन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ऑलरेडी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में तुम पढ़े हो, बस उसको लिखना ही है। तुम क्या लिखोगे, कब दिखता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, एग्जाम्पल, बस इतना तो लिखना है। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्या क्या इंसेंशियल कंडीशन है ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने बहुत सारा ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते रहते, तो क्या है इसेंशियल कंडीशन, क्या था। ये 2 नंबर में क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट SCERT से लिया जाता है कि इसेंशियल कंडीशन क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन बताओ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। ठीक है, बताओ वो चीज़ें। ओके, इसमें क्या इसेंशियल कंडीशन था कि इसमें कंडीशन ये था कि भाई साहब डेवलप करेंगे लेटेस्ट टेक्निक का, है ना, हाई यील्ड, HYC याद रखना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पर हेक्टर। इरिगेशन का अलग अलग मीन लिखेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, और केमिकल इंसेक्टिसाइड, ताकि जो इंसेक्ट हो उसको मार सके, है ना। तो हरित क्रांति, है ना, आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन पूछता है, आपसे ब्लैक रेवोल्यूशन पूछता है, आपसे और कई व्हाइट रेवोल्यूशन पूछता है ना। ये कुछ रेवोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग चैप्टर्स में बात कर चुके थे, है ना। तो बस उसको फटाफट से नोट्स में जाना है। देखो, मैं ये नहीं बोलता तुम चैप्टर पढ़ो, अभी टाइम नहीं है, ये कर लो, और चैप्टर में अगर एक नज़र तुम नोट्स पढ़ सकते हो तो इनफ है। तुमको लगता है कुछ ऐड करना हो, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिकोड में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कवर तो होते ही हैं, इस बात को नोट आउट, है ना, ये सारी चीज़ें। आ जाओ, आपसे कुछ पूछता है, कुछ फैक्टर बताओ लो प्रोडक्टिविटी का एग्रीकल्चर में। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंडिया के परस्पेक्टिव से पूछ ले, बिहार के परस्पेक्टिव से पूछ ले, सेम लिख देना। देखो, पहला बात है कि लो प्रोडक्ट, ऐसे पूछे कि कुछ फैक्टर बताओ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार, अलग से रटोगे, इंडिया का पूछेगा अलग से रटोगे, नहीं, सेम चीज चिपका देना। पहला बात है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो प्रेशर करता है एग्रीकल्चर लैंड पे। देखते होगे कि कल कहीं खेती होता था, आज कहीं वहाँ पे घर बना हुआ है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। एग्रीकल्चर लैंड का कमी हो रहा है ताकि एग्रीकल्चर कर सके, या तो बहुत छोटा सा साइज एग्रीकल्चर का, कितना ही उसमें एग्रीकल्चर कर लेगा, है ना। ओके, लैंड ओनरशिप सिस्टम, है ना, लैंड ओनरशिप सिस्टम है ना। ओके, और तुम्हारा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हो पाता है ना, कभी इतना ज़्यादा होता है, कभी होता ही नहीं है, कभी बारिश इतना ज़्यादा होगा, बाढ़ आ जाए, कभी होगा ही नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लो फैक्टर है प्रोडक्टिविटी के। बिहार का पूछे, इंडिया का पूछे, ये चिपका देना, ठीक है। ओके, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना,
सोचते हैं कि जैसे निकल जाए बस अपना खर्चा भर हो जाए, यही सोचते हैं ना। ओके, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, और ये सारी चीज़ें हैं तो, और प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का नहीं मिलता, तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं लो प्रोडक्टिविटी की। तो आप इसमें से 3 6 7 याद कर लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, इसी को आप अलग अलग बना लीजिए, एक लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। ओके, बिहार का पूछे, इंडिया का पूछे, कहीं का पूछे, यही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अक्सर 2 नंबर में रिपीट होते रहता है, कैश क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप। कैश से क्या समझते हो? बता, देखो क्रॉप्स जो प्राइमरली सेल के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, सेल के लिए अगर कर रहे हो, मार्केट में जनरेट इनकम करने के लिए, तो हमारा कैश क्रॉप, नाम से पता चल रहा है कैश, ठीक है। प्रोडक्ट अगर प्लांटेशन की बात करें तो ये क्रॉप्स लार्ज इन प्लांटेशन कॉमर्शियल पर्पज, बेसिकली कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, ये स्मॉल और लार्ज फार्म में हो जाता है, बट लेकिन अगर तुमको प्लांटेशन करना तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको जगह चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें वैरायटी ऑफ ये लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे तुम्हें कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, बट यहाँ पे सिंगल क्रॉप्स हम लोग, यानी मोनोकल्चर होता है, एक ही चीज़ पे फोकस होता है। प्लांटेशन बनाना है तो बनाना है ना, इस तरीके से। ओके, बट यहाँ पे हमको इनकम जनरेट करना है, इसलिए हम लोग चेंज करते थे, कभी कॉटन कभी शुगर कैन। ओके, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव होगा, लेकिन रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव मैनेजमेंट, ज़्यादा मैनेजमेंट की जरूरी है, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होगा, आराम से सेम ही चीज़ है, तो चलते रहता है ना। ओके, ये बेसिकली सोल्ड फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, और लेकिन ये मोस्टली एक्सपोर्ट करने के लिए, प्लांटेशन क्रॉप जो है मोस्टली एक्सपोर्ट करने के लिए। एग्जांपल हो गया, आप प्लांटेशन का एग्जांपल लिख दीजिएगा, और आपका हो गया कैश क्रॉप, जैसे कॉटन हो गया, शुगर कैन, तंबाकू, जूट, कॉफी एंड सीरियस एग्जांपल हो गया। डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप अक्सर आता है, या तो एक ही चीज़ डिफाइन करने वाले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोनों कर देगा, कोई बुरी बात नहीं। डिफरेंस याद करने का टेबल इस तरीके से बना देने का। ओके, चलिए, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन एग्रीकल्चर का? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली बात है कि पहला बात है भाई साहब, वो लोग डिपेंड करेगा मानसून पे, ठीक है। और छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, जैसे तुम्हारा इतना जगह है, पास वाला का इतना जगह है, तो ऐसा नहीं कि लार्ज एरिया में, वो नहीं, छोटे छोटे जगह है ना। ओके, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेंस, ठीक है। ओके, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, क्रॉप्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली आपके बुक में 5 दिया गया, तो मैंने 5 ही लिखा है, ठीक है। ये सब क्या है, आपके फैक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके? आपके इंडियन एग्रीकल्चर के। 2 एग्जाम्पल पूछेगा, कैश क्रॉप एंड फाइबर क्रॉप। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कैश क्रॉप शुगर कैन, तंबाकू, फाइबर क्रॉप, फाइबर में 2 चीज़ आता है, कॉटन एंड जूट। कॉटन कौन सा सॉइल में उगता है वो लिख देना, ठीक है। ओके, कॉटन उसका दूसरा रुगर सॉइल बोलते हैं ना, जूट को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं फटाफट से, अरे बताओ ना, मैं तो खुद भूल गया, वूल को क्या बोलते हैं, सॉरी जूट को सिल्वर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, गोल्डन फाइबर, सॉरी, है ना। ओके, अच्छा, अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यानी पेड़ पौधा जो भी है उसका, ह्यूमन का क्या एक्टिविटी है जो उसको खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट को तुम काट रहे हो, लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, तो मॉडर्न जगह बना रहे हो, शहर बना रहे हो, तो पेड़ कट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, तो पेड़, नेचुरल जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, गेजिंग कर रहे हैं, ग्रास लैंड बना रहे हैं ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें के लिए इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, सिटीज़ बना रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है ना। तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन कर रहा है किसका, हम लोग का हैबिटाट का, है ना। एयर, वाटर, सॉइल, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह सारे कुछ पानी में बहा देते हैं, है ना, जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है फ्लोरा एंड फाउना। तो बेसिकली आपको बताना था कि क्या एक्टिविटी है रिस्पॉन्सिबल, जो फ्लोरा फाउना जो खत्म हो रहा है या डिप्लेट हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, तो बताना वही चीज़ है ना। कंस्ट्रक्शन करोगे रोड तो तुम्हारा पेड़ कटेंगे, डैम्स बनाओगे भी पेड़ कटेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें, फ्लोरा एंड फाउना भी तुम्हारा साथ साथ चल जाएगा। तो ये सारे रीज़न थे, आप अपने अकॉर्डिंग भी रीज़न लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि यही याद करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इससे भी सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ओके, 2 टाइप ऑफ सॉइल का बारे में बात करना है, और अक्सर एलुवियल सॉइल के बारे में ज़्यादा जिक्र आता है। तो एलुवियल सॉइल की बात करें, ये फॉर्म डिपॉजिट स्लिट सैंड एंड क्ले अबाउट द रिवर, जो रिवर आता है, यानी इंडो गेंजेटिक प्लेन। अगर तुम मतलब इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो मेजर रिवर सिस्टम जो हिमालय होते हुए इधर अलग अलग रीजन से आता है, बट मेनली बात कर ले जम्मू कश्मीर, मतलब उस रीजन, मतलब ये वाला जो तुम्हारा
ये क्या बना रहे हो, मतलब ये ऊपर वाला रीजन हो गया ना बेसिकली, यहाँ से पंजाब, यहाँ से तुम्हारा ये जो इस रीजन हो गया इसको बोलते हैं प्लेन एरिया में रहता है। तो मेनली यहाँ पे आपका इस रीजन की बात करें तो आपका इंडिया में आप जो ऊपर देखोगे जैसे इस साइड वाला जो होता है जहाँ पे बिहार यूपी जो भी आ जाता है इधर, जैसे राजस्थान से ऊपर वाला पोर्शन पंजाब हो गया, ये सारे रीजन किस में आ जाता है आपका एलुवियल सॉइल में, मतलब यहाँ पे बेसिकली फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। और एलुवियल सॉइल दो टाइप का होता है, फटाफट बताऊँ क्या होता है, भांगर एंड खादर, है ना। चलो ओल्ड एलुवियल किसको बोलेंगे, न्यू एलुवियल किसको बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ओके। तो बस चीज़ें बताना था। अरे एक आध क्रॉप्स का एग्जांपल लिख देना, यहाँ पे मैं मिस आउट कर दिए बट आप लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ऑलरेडी सॉरी, यहाँ इसमें पोटासियम पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता। इंडो गंजेटिक प्लेन मतलब समझे, इंडो मतलब इंडो आपका इंडो इंडो ब्रह्म जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर है बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं ना ओके। और डेल्टा हो गया कोस्टल रीजन में भी पाया जाता है। राइस वेट शुगर कैन वगैरह पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जिसको रूगर सॉइल बोलते हैं, जो लावा रॉक से बनाया जाता है, ब्लैक कॉटन, ठीक है ओके। ये बेसिकली कंटेन करता है मॉइस्चर रिटेंटिंग कैपेसिटी उसके पास होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, ठीक है ओके। ग्रो जैसे कॉटन हो, शुगर कैन, वेट वगैरह ये सब चीज़ें इस जगह में पाया जाता है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना ओके। डेल्टा सॉइल, डेल्टा सॉइल की बात करें ये सब टाइप होता है एलुवियल सॉइल का। ये बेसिकली डेल्टा रीजन में पाया जाता है। जो भी डिपॉजिट होता है छोटे छोटे पार्टिकल क्ले जो रिवर लेके आता है कहीं से बहा करके, उससे बोलते हैं डेल्टा बनता है ना। देखोगे ना कहीं से ऊपर से मिट्टी लेके आकर कहीं ना कहीं तुम्हारा जगह बना देगा तो डेल्टा बना देता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि जो भी रिच मिनरल है वो सारी चीज़ें लेके आ जाता है ना ओके। एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा होगा वहाँ पे, ठीक है। जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, कैश क्रॉप हो गया। तो मेजर जैसे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें सब हमारा डेल्टा ही से है ना ओके। नेक्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन वापस आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक बेसिकली एक इनिशिएटिव था ताकि जो हम लोग का खेती हो सके उसको और बेहतर कर सके, है ना ओके। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आया था, है ना। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल की, हाइल्ड वैरायटी, है ना। जो वहाँ पे तुम जो पढ़े थे ना नेसेसरी नीड्स, क्या क्या एसेंशियल चीज़ें वहाँ ए टू जेड यहाँ पे चेप दो, लिख दो वापस से, है ना। इंट्रोड्यूस 1960, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, जो नीड्स था उसको लिख दो। अब इससे तुम्हारा क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, है ना। इंक्रीज हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा और आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस्ड हो गया। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ा था आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब आते हैं, आपको पूछा है कि क्या इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, क्या इम्पैक्ट डालता है ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण। तो तुमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो हमने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाले थे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो। वहाँ पे भी हमने शायद एग्रीकल्चर के बारे में बात की है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। अगर नहीं है तो इस क्वेश्चन को वापस से ले लिया जाएगा, बट वहाँ पे हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया था, क्या इम्पैक्ट डालता है। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट की देखो, ग्लोबलाइजेशन होगा तो किस तरीके से तुम याद करोगे। एग्रीकल्चर होगा तो तुम्हारा सामान जो एक्सपोर्ट हो सकता है ना ओके। बाहर चीज़ें सपोर्ट जा सकता है, एक्सपोर्ट अच्छा खासा हो सकता है ना। और आसपास लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे तो ये सारे इम्पैक्ट डालता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लिख ही सकते हो, अगर नेगेटिव नहीं। नेगेटिव में क्या होगा कि मशीन्स आने लगेंगे, ग्लोबलाइजेशन में मशीन आने लगेगा तो बहुत सारे मशीन आने लगेगा, जो लेबर काम करते थे उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा तो ये ज़्यादा याद करने के नहीं है ज्योग्राफी, ठीक है। बस समझना है क्या है, तुम क्या लिख सकते हो, है ना। तुम नहीं लिख सकते हो कि अगर कनेक्ट हो जाएगा तो बाहर के लोग आके इंडस्ट्रीज लगाएंगे, है ना, फैक्ट्रीज लगाएंगे ताकि और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सके, है ना। और मशीन्स आएंगे, हाई प्रोडक्टिविटी वाले चीज़ आएंगे, बाहर की चीज़ आएंगे, मशीन आएंगे, है ना ओके। या फिर इंडिया में बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एलुवियल सॉइल के बारे में ब्रीफली चीज़ें बताना है क्या है। तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है जो रिवर बेसिन में आता है, कोस्टल एरिया में पाया जाता है। डिपॉजिट सेडिमेंट बाय द रिवर, जो रिवर स्ट्रीम बहा के लिए आता है उससे बनता है बेसिकली एलुवियल सॉइल। ये फाइन पार्टिकल क्ले, स्लेट, सैंड वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर जो रिवर लेके आता है उसको बेसिकली फ्लड वगैरह के दौरान ये इंडो गंजेटिक प्लेन मतलब इंडस और जो गंगा रिवर है उधर से बेसिकली आता है। कौन कौन सा पोटास फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है वो लिख देंगे, है ना। इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हाई होता है, क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है ना। और इस एरिया में मॉडरेट रेनफॉल होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ओके। पीएच लेवल न्यूट्रल होता है ताकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रो हो सके। तो वही वाले चीज़ें। तो एलुवियल सॉइल इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के चलना। 3-4 चीज़ें ऑलरेडी तो मालूम है कहाँ से आ रहा है, कि क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। लैक भी लिखना किस चीज़ का कमी पाया जाता है, बस यही सारी चीज़ें। चलिए
अब आते हैं डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग। रेन वाटर सिंपल से समझे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें कलेक्ट करते हैं वाटर, स्टोर करते हैं फर्दर यूज़ के लिए ताकि यूज़ कर सके और पानी को भी बचा सके। हम लोग बेसिकली रूफ टॉप से जो घरों का छत होता है वहाँ पे पाइप लगाते हैं, जो भी पानी होता है वो बेसिकली पाइप के थ्रू एक टैंक में फुल हो जाता है ना। ओके, स्लोपिंग रूफ वाला आइडिया जो लगाते थे, देखते अक्सर हिली एरिया में क्यों इस टाइप का घर बनता है ताकि जो भी बर्फ़ है वो नीचे गिर जाए, पानी भी होगा तो नीचे गिर के कहीं स्टोर हो जाता है, इसीलिए है ना। ओके, लार्ज स्केल में उसका यूज़ कर सके, आप टैंक वगैरह में भर लीजिए, पाउंड वगैरह बना लीजिए। ओके, फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जब उसको स्टोरेज कर लोगे फिर उसको बाद में फ़िल्टर कर दोगे पत्ता वगैरह में, ठीक है, दे सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और बहुत ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे सैंड फिल्टर, जैसे अगर गाँव में देखोगे तो बालू वाला फिल्टर होता है ना, अगर देखे हो तो, ठीक, और उसका इस्तेमाल करेंगे इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, अगर अच्छे से प्रॉपर फिल्टर हो पाए तब, है ना, वॉशिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रेन वाटर साइकिलिंग इन्वॉल्व किस तरीके से, वही वाला क्वेश्चन में आया है ना, रेन वाला आई थिंक है, ठीक है। तो देखो इसमें वेरियस पर्पस होता है, कलेक्शन, अलग अलग ट्रीट है, इसेंशियल कलेक्शन, पहले उसका तुम रेन वाटर को किस तरीके से रिसाइकल करो, पहले कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको क्या फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने का स्टोर करेंगे, फिर उसमें कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। जैसे जो घर घर नल वगैरह आ रहा है तो कहीं से कहीं इसको कलेक्ट किया जा रहा है ना, फिर उसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके स्टोरेज करोगे, कुछ कुछ ट्रीटमेंट दोगे, है ना, जैसे घर घर में जो पानी आता है, ठीक है, कुछ कुछ दिया जाता है उसमें ताकि जो भी बैक्टीरियाज है वो सारी चीज़ें हट सकें, है ना। ओके, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये एसेंशियल कंडीशन है ताकि वाटर रिसाइकिल हो सके, रेन वाटर। चलिए थर्ड चैप्टर इसको करेंगे, फिर फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। थर्ड में देखिए दो तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसको कर लेंगे हो जाएगा। थर्ड में पहला है क्या है, ये ऑलरेडी बहुत बार पूछा कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है। बेसिकली दोज इंडस्ट्रीज या दो सेक्टर ऑफ द जो फोकस करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इतना बात याद रख लेना। रॉ मटेरियल वगैरह आता है, कंपाउंड आता है, ताकि जो गुड्स है उसको अच्छे से प्रोडक्ट बना सके, फाइनल प्रोडक्ट बना सके। अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉ मटेरियल का, पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करने के लिए, वो बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। दो टाइप का इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड बहुत बार पूछा है, इंडस्ट्री होता है एग्रो जो बेसिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे बेस्ड हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड हो, या कॉटन टेक्सटाइल जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा। मिनरल की बात करें, जो बेसिकली मिनरल चीज़ें पाई जाए, रॉ मटेरियल, जैसे तुम्हारा आयरन स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, सब एग्जाम्पल हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तीन फैक्टर बताओ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, कहाँ पे तुम अगर तुमको सेटअप करना है कोई फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री तो तुम क्या देखोगे, सबसे पहले सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, पता चला तुम ऐसा जगह बनाए जहाँ तो तुम्हें सप्लाई पॉसिबल नहीं है, एकदम बीच खेत में बना लिया, मान लो दुकान लगा दिया, कोई लोग जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है तुमको, और वहाँ पर रॉ मटेरियल कच्चा सामान भी नहीं आएगा, तो कैसे बनोगे, है ना। ओके, और पावर सोर्स ऑफ पावर का भी, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, है ना, तब तक नहीं होगा तो मशीन कैसे चलेगा। तो क्या फैक्टर्स है, तुम सोचो कहीं इंडस्ट्री लगाओ तो ये फैक्टर तो देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी देखोगे कि ट्रांसपोर्ट हो तो पाएगा, गाड़ी आना जाना तो कर पाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगा तो कैसे कर लोगे तुम, है ना, और कैपिटल कितना पूंजी वगैरह लगा। ओके चलिए, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट टू पॉइंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले इट एम्फसाइज प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये एम्फसाइज करते हैं प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन करने, शहरीकरण के, ठीक है, और विश्वकरण, ठीक, और ये प्राइवेटाइजेशन को इनक्रेज करता है, लोग अपने अपने कंपनीज खोल रहे हैं ना। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, इनक्रेज कर रहा है ना, ड्यू टू द ग्रेटर फ्रीडम मिलता है, फॉरेन कंपनी आता है, केम टू इंडिया इन्वेस्ट करता है, तो ये इनक्रेज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मुख्य दो तीन पॉइंट्स आपसे पूछा जाता है, आपके बुक में एक पैराग्राफ में दिया गया था, तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में। अब आते हैं कुछ सेक्टर्स के, 3 पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, इसमें से पूछता है इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर, एग्जांपल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में काम देगा। आयरन एंड स्टील, भिलाई रोकेला, भारत हैवी, ये भेल और सेल, भेल और सेल का ऑब्जेक्टिव याद करना, भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, दोनों का फुल फॉर्म याद कर लो, सेल और भेल। ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। तो आपसे 3 पूछेगा, मैंने 5 लिख दिया, बट इसको याद रख लेना, आपसे पूछेगा नेम एनी 3 पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तो याद रख लेना। और बिहार बोर्ड में अक्सर तुमको ये भेल और सेल देखने मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब आते हैं कुछ मेजर इंडस्ट्रीज का नाम, पूछा तो नहीं है, बहुत कम ही पूछता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में हर साल 1 से 2 नंबर आता है। टाटा आयरन टिस्को कहाँ पे है, झारखंड में, कौन सा प्लेस में, जमशेदपुर। एक क्वेश्चन कैसे पूछ देगा,
टाटारिंग टिस्को कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। किस रीजन में? जमशेदपुर में। ठीक है। अब बात इसको की बात करें, इंडियन आयरन स्टील वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे प्लेस? बरनपुर। विश्व सूर्या की बात करें, कर्नाटका। जगह भरतवती। 2-3 बार पढ़ोगे चीज़ें, इतना बार तुम लोग डिकोड में पढ़ चुके, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। भलाई की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट जो है ना। भलाई में फॉरेन कोलैबोरेशन, आपका भलाई में कौन? रशिया हेल्प किया था भलाई को भलाई करने में। रोकेला में जर्मनी। दुर्गापुर में ब्रिटेन। बोकारो में रशिया। रशिया 2 जगह है, तो रशिया इंपॉर्टेंट है। बोकारो और भलाई में दोनों जगह रशिया कोलैबोरेट किया था, इन्वेस्ट किया था। जगह और प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऑलरेडी चैप्टर में बता चुके थे। और हम लोग सब्जेक्टिव करें, सॉरी डिकोड जो करें, उसमें हम लोग हर एक जहाँ जहाँ पूछता है वहाँ मैं तुमको बताते रहता हूँ, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़। ठीक है, टोटल 10 दिया गया, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, है ना। ओके, अब आते हैं डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी IT इंडस्ट्री इन इंडिया इमर्ज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट, खास करके कोविड के बाद से, है ना। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल अदा कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सर्विस, बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट, इंडिया बिकम ग्लोबल लीडिंग कर रहा है IT इंडस्ट्री में, ठीक है। विद IT सर्विसेज वाइडली रिकॉग्नाइज बाय एंड डिवाइड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। बेसिकली इसका डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करने को बोला, तो चीज़ है ना। ओके, जैसे देख रहे हो कोविड के बाद कितना ज़्यादा IT सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है ना। कुछ पॉल्यूशन के बारे में चीज़ें हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, चीज़ें। ओके, पॉल्यूशन स्प्रेड बाय इंडस्ट्री अलग अलग जो है, तो देखो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हाउ डज। देखो, इंडस्ट्रीज मेजर सोर्स जो पॉल्यूशन होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, ठीक है, जो रिलीज़ कर देता है इंडस्ट्रीज़ जो है हार्मफुल चीज़ें, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो, सॉइल में। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, हमारा जो पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल चैनल्स थे, ठीक है। ओके, जैसे एयर पॉल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्री जो वो रिलीज़ करता है पॉल्यूशन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंपाउंड बेसिकली जाता है ना, एटमॉस्फेयर में। फिर वो प्राइमरली बेसिकली कंबशन वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी जाता है। केमिकल रिएक्शन होता है, मशीनरी इस्तेमाल होता है, वहाँ से बेसिकली एयर क्या होता है, बेसिकली पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स है, हैवी मेटल्स है, डाइज है, वो सब पानी में बहा दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज कर जाता है, जिसके कारण से वाटर पॉल्यूशन होता है। बेसिकली कहाँ कहाँ होता है वही चीज़ है। सॉइल वेस्टेज, केमिकल हजार्ड में जो भी आपका डेंजरस चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सॉइल में मिला देते हैं। इससे क्या हो जाता है, बेसिकली प्लास्टिक, बाई प्रोडक्ट, ये सारे चीज़ें ग्राउंड को ख़राब कर रहा है, सॉइल को ख़राब कर रहा है। नॉइज़ की बात करें, अलग अलग टाइप का नॉइज़, चाहे इंजन हो, इक्विपमेंट हो, लोकल इकोसिस्टम हो, ह्यूमन कम्युनिटी हो, या फिर काउजिंग स्ट्रेस वगैरह हो, या फिर हेयर लॉसिंग हो, ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो नॉइज़ पॉल्यूशन का है ना। ओके, थर्मल, जैसे पावर प्लांट, रिफाइनरीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये रिलीज करता है हीट, वाटर और एयर बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, जो बेसिकली एक्सेस हीट वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ओवरऑल, है ना, वाटर बॉडीज़ का, जिसके कारण से लोकल एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो दिक्कत आ जाता है, और ऑक्सीजन लेवल बेसिकली कम हो जाता है वाटर में, और ये एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो अलग अलग टाइप के आपको पॉल्यूशन के बारे में पूछता है, तो आप उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो होपफुली 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंप्लीट कर लेंगे। कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वहाँ जाते थे तो कुछ और इशूज़ होता है, अभी घर आए तो एक नहीं ये इशू है, एक तो लोग हैं आसपास, है ना, और ऊपर से तुम्हारा नेट इशू, हमारे यहाँ नेट इशू बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं किस तरीके से पॉसिबल है, चीज़ें इधर उधर करके अपलोड तो करना पड़ेगा। होपफुली वीडियोस अच्छा लगा होगा तुम्हें, है ना, जैसा लगा बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इतना कर लो काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी और भी चीज़ें आएंगे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टेंशन खत्म कर दे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए भी करा दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।